जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 7th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। ऑल्दो चैप्टर के नेम में पावर नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल तो यही आता है, इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना है? वर्क एनर्जी पावर सिंपल मशीन्स क्यों पढ़नी है? देखो, हमने प्रीवियस फिजिक्स के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? मोशन पढ़ा, फोर्स पढ़ा। फोर्स कैसे मोशन को अफेक्ट कर रहा है ये देखा हमने। फोर्स में न्यूटन ने क्या लॉ दिए थे ये देखे। वहां पर हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम फोर्स को कांस्टेंट रख रहे थे या फिर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख रहे थे। तो अगर फोर्स चेंज हो जाए टाइम के साथ तो क्या हम उस मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आनी चाहिए मैथमेटिक्स एडवांस लेवल की। तो इतने एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स यूज करने के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और अगर आप यूज कर रहे हो तो साइंस का क्या फायदा? तो साइंस में इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स यूज ना हो, तो इसलिए निकाला गया वर्क एनर्जी पावर, ताकि ज्यादा मैथमेटिक्स यूज ना करके हम सिंपल तरीके से अपने मोशन को एनालाइज कर सके। इसलिए वर्क एनर्जी पावर हमें पढ़ना है। और सिंपल मशीन क्यों? देखो, मशीन का एक्चुअल क्या मीनिंग है कि वो हमारे काम को क्या करता है? इजी कर देता है। ठीक है, तो मशीन के बारे में भी हमें पढ़ना है। लेकिन आपकी 9th क्लास है तो आप क्या पढ़ रहे हो? छोटे छोटे मॉडल पढ़ रहे हो, तो इसलिए सिंपल मशीन्स। ठीक है, कि कैसे मशीन्स हमारे काम को इजी कर देती है, हमारे एफर्ट को कम कर देती है, हमारे टाइम को बचाती है। ठीक है, आप पैदल चल रहे हो और एक जना साइकिल पे चल रहा है, तो साइकिल एक मशीन है, तो कम एफर्ट में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन आप ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, पैदल जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम भी जा रहा है, एफर्ट भी जा रहा है और थकावट भी हो रही है। वहीं अगर बाइक की बात कर लो, वो भी मशीन है, वो थोड़ी एडवांस हो गई। ठीक है, उसमें आपको एफर्ट बहुत ही ज्यादा कम लगाना पड़ रहा है, टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है। तो अब मैं एकदम से बाइक के बारे में तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, 9th क्लास में है, आप सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ोगे, आगे आने वाली क्लास में आप धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाओगे। ठीक है, वर्क एनर्जी और पावर का साइंटिफिक मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले है वर्क। वर्क क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक टास्क देता हूं, 4 केस लेंगे हम। ठीक है, आपको क्या करना है, 5 केजी का बैग, या आटे का बैग हो, चीनी का, कोई भी हो, 5 केजी आपको उठाना है 1 मीटर तक। ठीक है, मान लो यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ 1 मीटर है। ठीक है, आपने ऐसे करके इसको उठाया और ये 5 केजी का है, तो आपने कोई काम किया ना भाई, इसको यहां से यहां तक उठाया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके पास 3 बैग है 5 केजी के ही। ठीक है, तो आपको एक एक करके उठाना है। पहले आपने ये उठाया, ये यहां छोड़ दिया, फिर दूसरा उठाया, ये यहां छोड़ दिया, फिर तीसरा उठाया, ये यहां छोड़ दिया। आपने 5 केजी को ही उठाया, यानी फोर्स आपने कितना लगाया? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना फोर्स आपने लगा के उसे 1 मीटर की हाइट तक लेके गए। अब आप बोलोगे अगर उतना ही फोर्स है वो तो बैलेंस है, तो ऊपर कैसे जाएगा? तो एक्चुअल में क्या होता है, हल्का सा ज्यादा फोर्स लगाया जाता है, बहुत ही ज्यादा माइनर सा ज्यादा फोर्स लगाया जाता है, जिससे वो ऊपर उठ जाए। ठीक है, और वो स्लोली स्लोली उठता है। ठीक है, तेज भी उठ सकता है कि ज्यादा फोर्स लगाओगे। तो आपने जो पहले टास्क किया कि एक सिंगल बैग को आप 1 मीटर तक ले गए, तो आपने कोई काम किया। अब एक एक करके 3 बैग ले गए, आपने काम किया। लेकिन आप दूसरे केस में क्या बोल सकते हो कि आपने 3 गुना वर्क किया एज कंपेयर टू केस 1। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं ये तीनों मारकर, मतलब 5 केजी बैग आपको ऊपर लेके जाना है 1 मीटर हाइट तक, तब भी आप क्या बोलोगे? आपने 3 गुना काम किया एज कंपेयर टू केस 1। अब केस 4 क्या आता है कि आपको क्या करना है, एक बैग 5 केजी का 3 मीटर तक लेके जाना है। अभी 1 मीटर तक लेके जा रहे थे, अब आपको 3 मीटर तक लेके जाना है। तो यानी कि आपने क्या किया, 3 गुना वर्क ज्यादा किया पहले वाले केस से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज कर रहा हूं भी बताऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, वर्क बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, यानी आपने क्या किया, एक साथ 15 केजी के बैग को उठाया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, 15 केजी में तो उतना फोर्स आपको लगाया, आपने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा हो गया, तो फोर्स ज्यादा होने से वर्क भी ज्यादा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स ज्यादा, वर्क ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, वर्क ज्यादा, दोनों ही ज्यादा, तो वर्क भी ज्यादा।
ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं वर्क डन का, W इज इक्वल टू में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने कोई काम किया, जैसे इस बैग को यहां लेके गए, आपने वर्क किया, यहां वापस ले आए, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, 0। तो यानी वर्क क्या हो गया, 0 हो गया, आपने कोई काम नहीं किया साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वर्क डन क्या बताता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने फोर्स से कवर कर सकते हो, वही आपको बताता है वर्क। आ गया समझ में, इसलिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट का यूज किया है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, और एनी डायरेक्शन, ऐसे टेढ़े भी हो सकते हैं, किसी एंगल पे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये कब एप्लीकेबल है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, चाहे वो ऊपर नीचे हो, वर्टिकल में हो, या फिर किसी एंगल पे हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में फॉलो हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो वर्क कैसे निकाल सकते हो आप, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डायरेक्शन है, लेकिन वर्क में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है आपको, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में और, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तब ये लगेगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तब भी ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला गलत है? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि आप 11th 12th में मैथ में सीखोगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना वर्क का, ये निकला है ए डॉट बी, यानी डॉट प्रोडक्ट से निकला है, ठीक है। अब इतना आपको समझना नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। यहां पर आप समझ जाओगे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो कैसे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगाना है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। 1 जूल की क्या डेफिनेशन होगी, आपने कोई काम किया 1 जूल का, कैसे किया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट वहां पे हुई, तब 1 जूल का वर्क होगा। यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस किया 1 न्यूटन के फोर्स से, तो 1 जूल का काम होगा, ठीक है। अब एक नोट लिख लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी वर्क को आप डिस्क्राइब करते हो यानी बताते हो, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्स जो वर्क कर रहा है और ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क हो रहा है, ये आपको स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वर्क फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से भी क्या कर सकते हो, वर्क निकाल सकते हो। भाई आपको जरूरी थोड़ी है एक स्टेटमेंट लिख के दे देंगे तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा। आपको ग्राफ दे दिया कि फोर्स कैसे चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो उस ग्राफ के बेस पे आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकालोगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जैसे यहां पे फोर्स दे रखा है कि 10 न्यूटन है, कांस्टेंट है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है या फिर कह लो डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रही है, ठीक है। 1 मीटर हुआ तब भी फोर्स उतना ही था, 2 मीटर हुआ इतना ही फोर्स था, यानी कि सेम न्यूटन के फोर्स से आप उसको मूव करा रहे हो, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका फोर्स है आपका 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5,
यानी कि 50 जूल का यहां पे वर्क हुआ। अब यहां पे तो फोर्स कांस्टेंट है, तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा यानी नॉन कांस्टेंट फोर्स में, तब कैसे निकालोगे वर्क डन? ये वाला फॉर्मूला तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है। तो आप इस ग्राफ से एरिया निकालोगे और वही एरिया क्या होगा? वर्क डन होगा नॉन कांस्टेंट फोर्स से। जैसे मान लो ये ऐसे ना होके ऐसे होता, ठीक है, ऐसे चेंज कर रही है फोर्स, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप? एरिया अंडर दिस ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू 5 इंटू 10, तो ये हो गया 25 जूल, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो अगर नॉन कांस्टेंट फोर्स होगा तो ग्राफ में आपको एरिया निकालना पड़ेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो एरिया क्या होगा? वर्क डन होगा बाय दैट फोर्स। आ गया समझ में? व्हेन इज वर्क डन इक्वल टू 0? वर्क डन 0 के बराबर कब हो जाएगा? आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि वर्क डन 0 के बराबर कब कब होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, यानी अगर फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन 0, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0, या दोनों अगर 0 हो गया तब भी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले से आपने बता दिया। जब फोर्स 0 होगा तो इसका एग्जांपल क्या दोगे? कि कोई भी टेबल पे एक बुक रखी है, पेन रखा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो वर्क डन क्या है? 0 है, ठीक है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? कि आप दीवार को पुश कर रहे हो तो दीवार तो मूव होने से रही, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा दीवार का, ठीक है, तो वर्क डन तब भी 0। भाई हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो दीवार मूव थोड़ी करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। तीसरा केस है जो फॉर्मूले से आपको नहीं पता चल रहा है, व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तब भी वर्क डन क्या होगा? 0 होगा उस फोर्स की वजह से। जैसे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके उठाया, जब नीचे से उठाया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स ऊपर, तब तो वर्क डन हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे करके आगे ले जा रहा हूं तब मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। तो इस वाले फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं हो रहा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को हवा में उठाया तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, अब मैं आगे चल रहा हूं, ये फोर्स हो गया, आगे की डायरेक्शन में चल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो इस वाले फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हुआ। भाई मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो नहीं हो रहा, कि किधर हो रहा है? परपेंडिकुलर में, या तो इधर हो सकता था या इधर हो सकता था। तो यानी कि इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए दूसरा फोर्स है, यानी कि यहां पर एक और फोर्स लग रहा होगा तब डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, या फिर एक फोर्स लग के छोड़ दिया होगा, यानी कुछ वेलोसिटी दे के उसे छोड़ दी होगी, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन जिसकी वजह से आपने उठा रखा है उसे, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स है। तो यानी इस वाले फोर्स से वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा, इस वाले फोर्स से कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में। तो यानी अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हुई तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो उस वाले फोर्स से 0 होगा। ऐसा नहीं कि सारे फोर्स से 0 हो जाएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले फोर्स से वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक नोट लिख लो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वर्क however does not have a direction। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वर्क के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि वर्क आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क को नंबर से लिखा जाता है विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। यहां पर वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी होने के बाद भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्यों लगाया जा रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यहां पे डायरेक्शन नहीं बता रहा, तो क्या बता रहा है? जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता चल रही है इससे। जब वर्क डन पॉजिटिव आया तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। जब वर्क डन नेगेटिव आया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, यानी फोर्स ऐसे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। अब ये वाला एग्जांपल कैसे दोगे आप, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे आपने क्या किया, धक्का देके उस पे वेलोसिटी डाल दी, ठीक है। अब वो मूव होके थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुका क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और एक टाइम पे वो रुक रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है लेकिन फोर्स इधर है। तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, 180 डिग्री उनमें एंगल है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा ये, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। जब गोलकीपर फुटबॉल को रोकता है तो ऐसा नहीं है कि फोर्स लगा के फुटबॉल वहीं रुक जाती है, थोड़ा सा पीछे आता है, कुछ सेंटीमीटर हाथ जो है वो पीछे आता है, या फिर अगर बॉल को भी कैच करते हो तो कुछ सेंटीमीटर नीचे आता है हाथ, ठीक है। बॉल एंड गोलकीपर बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। जब बॉल को कैच किया या फिर गोलकीपर ने बॉल को रोका तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से आपने जितना बॉल पे फोर्स लगाया उतना ही बॉल ने आप पे फोर्स लगाया, मतलब गोलकीपर पे, ठीक है। तो यहां पर गोलकीपर ने नेगेटिव वर्क किया क्योंकि हाथ पीछे आ रहा है, फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगा रहा है गोलकीपर, यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क यहां पे नेगेटिव आ गया। अब जो बॉल है वो गोलकीपर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, यानी कि ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ऐसे ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, फोर्स लग रही है। तो यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो गोलकीपर ने तो नेगेटिव काम किया है बॉल के ऊपर, बॉल ने पॉजिटिव काम किया है गोलकीपर के ऊपर, इसलिए मैंने पॉइंट लिखवाया था कि आपको वर्क डिस्क्राइब करते टाइम फोर्स किस पे लग रहा है और ऑब्जेक्ट किस पे काम हो रहा है ये स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब। अभी एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा, while saving a goalkeeper's hand moved back by 15 centimeter as he stopped the ball while applying a force of 200 न्यूटन। एक गोलकीपर ने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया ताकि गोल रुक जाए, यानी बॉल पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, 15 सेंटीमीटर उसके हाथ जो है वो पीछे आए, ठीक है। तो क्या क्या दिया है आपको, फोर्स 200 न्यूटन, ठीक है। कितना सेंटीमीटर पीछे आया, मतलब कितना लेंथ पीछे आई, यानी डिस्टेंस लिख लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0.15 मीटर, ठीक है। मीटर में क्यों किया, क्योंकि न्यूटन यहाँ पे एसआई यूनिट में है, तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या पूछा है, हाउ मच वर्क डिड द गोलकीपर डू ऑन द बॉल स्टॉपिंग इट, यानी कि गोलकीपर ने बॉल पे कितना वर्क किया। अगर ये पूछा होता कि बॉल ने गोलकीपर पे कितना वर्क किया तब भी हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते। अब देखो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहां पे हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, वर्क इज इक्वल टू में नेगेटिव 200 इंटू 0.15, और यहां स्टेटमेंट लिख देना बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स डायरेक्शन आर अपोजिट, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर अपोजिट, ठीक है। तो ऐसे कर दोगे तब भी नेगेटिव आ जाएगा और आपने स्टेटमेंट लिख दी जिससे क्लियरिफाई हो जाए कि यहां पे नेगेटिव क्यों आया। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -30 जूल, यही आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले लो, ऐसे करो, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव 0.5 मीटर ले लो, क्योंकि
फोर्स आपने क्या मान लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख दो कि इस डायरेक्शन को हमने क्या किया, पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई, फोर्स क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, बस आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपने नेगेटिव साइन क्यों लिया। आगे समझ में। अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, जूल है। जैसे वर्क डन की जूल थी, ऐसे ही एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। यानी एक ऑब्जेक्ट की ऐसी कैपेसिटी जिसकी वजह से वो वर्क कर सकता है, उसे हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एनर्जी का यूज करके वर्क करता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकता हूं। इस मार्कर को ऐसे लेके जा रहा हूं तो मैं इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहा हूं, जिससे इस पे फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, यानी कि वर्क कर रहा हूं। ठीक है, अ मूविंग क्रिकेट बॉल कैन नॉक डाउन विकेट। एक बॉल जो बहुत तेजी से आ रही है विकेट पे लगती है तो विकेट दूर जाके गिरती है। ठीक है, तो बॉल ने क्या किया, विकेट पे वर्क किया, यानी बॉल के पास कुछ एनर्जी थी। अ फ्लावर पॉट कैप्ड एट अ हाइट कैन डैमेज समथिंग इफ इट फॉल्स। अगर ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा है, वो गिरा तो नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो डैमेज होगा। ठीक है, तो यानी कि जो फ्लावर पॉट है उसने वर्क किया उस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि फ्लावर पॉट पे क्या था, एनर्जी थी, तभी तो उसने वर्क किया। व्हेन पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी, इट देन यूज दिस एनर्जी टू डू वर्क ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उस पे मैंने वर्क कराया। ठीक है, तो वर्क कराने के लिए मैंने एनर्जी लगाई, तो वो जो एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अब ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ गई, वो ऑब्जेक्ट उस एनर्जी का यूज करके वर्क कर सकता है। जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने क्या किया, इसको ऊपर उठाया, यानी मैंने इस मार्कर पे वर्क किया, तो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट ने गेन कर ली। अब मैं जैसे इसे छोड़ूंगा, ये उस एनर्जी का यूज करके नीचे आएगा और वर्क कराएगा। ठीक है, तो यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन कर लेगा और वो उस एनर्जी का यूज करके फर्दर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस पे क्या करा देगा, वर्क करा सकता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट बॉल जो मूव हो रही थी तो किसी थ्रोअर ने फेंका होगा। ठीक है, यानी उसने बॉल पे वर्क किया, अब बॉल के पास एनर्जी आ गई, वो विकेट पे जब लगेगी तो वो विकेट पे वर्क कराएगा। जो फ्लावर पॉट है ऊपर हाइट पे गया, कैसे गया, कोई लेके गया होगा। ठीक है, यानी उसने वर्क किया फ्लावर पॉट पे, फ्लावर पॉट पे एनर्जी आ गई, अब वो जब गिरेगा तो वो वर्क करा सकता है, यानी उसके पास एनर्जी है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ये वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हुआ तो वो कैसे मेजर कर सकते हो, एक तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा तरीका क्या है, चेंज इन इट्स एनर्जी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था और उसके पास कुछ एनर्जी थी, मान लो 10 जूल की। ठीक है, अब एक एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स उस पर लगा और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई और एनर्जी उसकी बाद में क्या हो गई, 20 जूल। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी कि 20 माइनस 10 इक्वल टू में 10 जूल। यानी कितने एनर्जी का चेंज आ गया, 10 जूल का। एक ऑब्जेक्ट था, इसके पास 10 जूल की एनर्जी थी, इस पे कोई फोर्स लगा यानी इस पे कोई वर्क डन हुआ। ठीक है, फिर इसकी जो एनर्जी है वो 20 जूल हो गई, तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, 20 माइनस 10, यानी 10 जूल एनर्जी का चेंज आया। तो 10 जूल ही क्या हुआ, वर्क डन हुआ। यही बोलता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी एक ऑब्जेक्ट है, यहां रखा है, इसके पास कोई एनर्जी है, ये मैं ऊपर ले गया यानी वर्क कराया इसके ऊपर। अब इसके पास मान लो कोई एनर्जी आ गई। ठीक है, पहले मान लो जीरो थी, जीरो एनर्जी थी, मैं इसे यहां ले गया, इसके पास 10 जूल की एनर्जी आ गई, तो वर्क डन कितना हुआ, 10 माइनस 0, यानी 10 जूल का वर्क हुआ। तो ऐसे भी वर्क डन को निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में और आपके चैप्टर में। ठीक है,
इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब देखो ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना ही क्रिएट की जा सकती, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। जैसे मान लो मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके इस मार्कर को फेंका, यानी कि मैंने क्या किया, केमिकल एनर्जी, हमारे सेल के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उस एनर्जी का यूज करके मैंने क्या किया, इस मार्कर को फेंका, तो ये मूव हुआ, तो इसके पास कुछ एनर्जी आई, तो मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी, ठीक है। और मेरे सेल ने एनर्जी कहां से निकाली, हमने खाना खाया, तो उसका ब्रेकडाउन जब हुआ तो सेल ने एनर्जी बनाई। तो कैसे कैसी एनर्जी आपके सिलेबस में देखने को मिल सकती है, वैसे तो एक ही मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वर्क किसे कहते हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन या फिर पोजीशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स वार्म और हॉट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो उसके पास क्या है, थर्मल एनर्जी है। लाइट एनर्जी वो एनर्जी जिससे हम देख पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस एनर्जी में क्या होता है, पोजीशन और मोशन ऑफ चार्जेस चेंज होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है वही होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सर्किट लिख दिया मैंने, ये काट के क्या कर लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो अगर पोजीशन और मोशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम्स के न्यूक्लियाई में जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। केमिकल एनर्जी, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल्स एंड फूड्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, जैसे हमारे बॉडी में सेल्स हैं, वे क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो फूड क्या है, एक केमिकल ही तो है एक तरीके से, तो उनमें क्या है, बॉन्डिंग वगैरह है एटम्स की। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, बस ऊपर ऊपर पढ़ेंगे थोड़ा सा कि कोई भी एटम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा हमने न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम के न्यूक्लियाई में, एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियाई जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी यानी केमिकल की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, केमिकल चेंजेस की वजह से रिलीज हो रही है एनर्जी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क के बारे में या मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, ये तो बस नॉलेज के लिए था, ठीक है। आगे पढ़ोगे वैसे 11th-12th में अगर साइंस लोगे तो, कि डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे सोलर प्लेट क्या करती है, सनलाइट को कैप्चर करती है, सनलाइट एक एनर्जी है, यानी लाइट एनर्जी है, तो उस लाइट को क्या करती है, उस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वायर में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, यानी कि पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने एलपीजी से, गैस से मतलब पानी गर्म किया, यानी एलपीजी एक केमिकल है, उसे जब जलाया तो उसने क्या किया, टेम्परेचर रेज किया, यानी वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी हीटिंग वहां पे हो रही है। और अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आप अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहे हो जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी बाइसिकल मूव कर रही है, तो वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। और कुछ आपने सुना होगा साउंड भी आती है साइकिल चलाते हुए, तो साउंड एनर्जी में भी बदल रही है कुछ एनर्जी। तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।